चलिए, सभी को नमस्ते। सभी का साहित्य शिक्षा के इस चैनल पर स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग भाषा विज्ञान में अर्थ परिवर्तन को पढ़ेंगे। भाषा विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? अर्थ परिवर्तन। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि भाषा विज्ञान में कुछ शाखाएं हैं, मुख्य और कुछ गौण शाखाएं। मुख्य और गौण दोनों मिलाकर के कुछ शाखाएं हैं। मुख्य रूप से जिन शाखाओं को हम देखते हैं वो हैं जैसे ध्वनि विज्ञान, फिर है आपको शब्द, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान और वाक्य विज्ञान। सबसे पहली बात, ये परिवर्तन परिवर्तन है ना, अर्थ परिवर्तन। हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थ परिवर्तन और भाषा के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि भाषा विज्ञान की एक शाखा है अर्थ विज्ञान। तो ये अर्थ में परिवर्तन क्या है? तो हम लोग भाषा की परिभाषा या भाषा की विशेषता इत्यादि सभी चीजों को काफी पहले से भी पढ़ते आए हैं और पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं कि भाषा की एक विशेषता ये है कि भाषा क्या है? चिर परिवर्तनशील। यही है ना, चिर परिवर्तनशील। तात्पर्य क्या है कि ये भाषा हमेशा परिवर्तित होते रहती है, समय काल इत्यादि के आधार पर, और उसके अनुसार भाषा परिवर्तित होते रहती है। और ये परिवर्तन होना उसका विकास दिखाता है। ये परिवर्तन होना, भाषा में परिवर्तन होना ही उसके विकास की प्रक्रिया को दिखाता है। क्योंकि आज जिस भाषा को हम देख रहे हैं, हिंदी में खड़ी बोली हिंदी, वो परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही हमारे पास आज ऐसी रूप में उपस्थित है। भाषा की जो ये रूप है वो परिवर्तन की, चूंकि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में क्या है, संस्कृत थी। संस्कृत, फिर इसमें भी वैदिक, लौकिक, फिर मध्यकाल में देख रहे हैं पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है। आज आधुनिक युग में देख रहे हैं हम लोग खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कैसे, ये विकास जो है हिंदी भाषा का, यदि आप विकास पढ़िएगा तो ये भाषाओं के विभिन्न रूपों को आप देखते चले आइएगा, और ये परिवर्तन के कारण ही संभव हो पाया है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि भाषा का परिवर्तन होना भाषा के विकास को दिखाता है। समझे? भाषा में परिवर्तन भाषा के विकास को दर्शाता है, भाषा के विकास को दर्शाता है। और ये परिवर्तन केवल अर्थ में ही नहीं है, ये इसके जितने अंग है ना, ये ध्वनि, शब्द, रूप, अर्थ, वाक्य, ये सभी में परिवर्तन है। ध्वनि में भी आप देखिएगा कुछ ध्वनियों का लोप हो जाता है, कुछ आ जाते हैं। शब्द में भी, रूप में भी, वाक्य में भी, सभी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं परिवर्तन है। और ये परिवर्तन होता कैसे है? अब सवाल यह है कि परिवर्तन कैसे होता है, परिवर्तन के क्या कारण है। सवाल यह है, भाषा में परिवर्तन के क्या कारण है, परिवर्तन के कारण, किस कारण से भाषा में परिवर्तन होता है। तो मुख्य रूप से इसके दो वर्ग हैं, दो आधार पर इसका विभाजन किया गया है। एक तो है अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, और एक है बाह्य प्रयत्न, है ना। इन दोनों प्रयत्नों के कारण ही भाषा में परिवर्तन होते हैं। क्लियर है? जैसे देखिए, अभ्यंतर प्रयत्न में क्या क्या आ सकते हैं। जैसे इसके अंतर्गत वे आते हैं जो
आंतरिक परिवर्तन। अभ्यंतर मतलब होता है आंतरिक। आंतरिक कहते हैं ना कि ये हम लोगों का आंतरिक बात है, भीतर के बात है। तो ये भीतरी परिवर्तन इसको कह सकते हैं आप लोग। अभ्यंतर परिवर्तन को या अभ्यंतर प्रयत्न को आंतरिक प्रयत्न भी कह सकते हैं या भीतरी परिवर्तन भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता क्या है, जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है कि भाषा का, किसी भाषा का में कोई शब्द है, यदि आप उसका बहुत प्रयोग कीजिएगा, जैसे किसी चीज का बार बार अगर प्रयोग करने से वो घिस जाता है। मान लेते हैं कि अगर कोई नट बोल्ट है, तो अगर आप उसमें बार बार नट बोल्ट को घुमाते रहते तो उसका गुना गुना जो होता है, चूड़ी जिसको कहते हैं, एक मान लेते हैं ऐसे है नट बोल्ट और इसमें कई सारा चूड़ी बना हुआ है, ये है ना, तभी ना इसमें नट चढ़ते जाता है और यहां पर पहुंच जाता है फाइनली। बार बार अगर कीजिएगा तो ये घिस जाता है और फेल हो जाता है, होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार भाषा के अंदर ये भी आते हैं। इसमें भी जब आप किसी शब्द का बार बार प्रयोग कीजिएगा तो प्रयोग से घिस जाता है। और इसका परिणाम जैसे आप देख सकते हैं कि संस्कृत में जो कारकीय विभक्तियां हुआ करती थी, वो अब घिस करके समाप्त हो चुकी है। संस्कृत में कारकीय विभक्ति, ये कारक और विभक्ति चिन्ह आप जानते हैं ना कि कर्ता ने कर्म को, तो वहां पर जो विभक्ति संस्कृत में चूंकि एक वचन द्विवचन और बहुवचन के रूप में देखा जाता था, राम 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 रामा इत्यादि, ये रामम रामो रामा इस तरह से जो शब्द रूप चलता था, चलता है, था क्या है, तो वो उसमें अब जो है हिंदी की दृष्टिकोण से देखें तो अब उसमें क्या है, वो रूप घिसते घिसते समाप्त हो गया है ना। ये तो एक हो गया कि घिसने के कारण। अब क्या होता है कि कभी कभी हम किसी भाषा का कोई एक शब्द है जिस पर अधिक बल देते हैं। अब बल देने के कारण क्या होता है कि उसके आसपास या आगे वाला शब्द या पीछे वाला शब्द, उस बल के कारण वह विशेष शब्द, वह विशेष शब्द जिस पर बल पड़ता है, विशेष शब्द जिस पर हम बल दिए, वो क्या होता है कि वो आगे आ जाता है और बाकी का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। तो एक तो बल के कारण भी परिवर्तन होता है जो कि आंतरिक परिवर्तन है। अच्छा, अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रयत्न लाघव। ये लाघव क्या है, ये लघुता को दिखाता है। हम लोग क्या है, आलसी होते जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं क्या कि कम मेहनत में अधिक काम कर ले, कम मेहनत में जितना काम हो सके वो निपटा दे, है ना। तो इसी अर्थ में आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम लोग बोलने के चक्कर में कि ज्यादा बोलना ना पड़े इसलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। कुछ उदाहरण अगर आप देखिए तो इसमें जैसे एक दो उदाहरण, जैसे उपाध्याय। अब देखिए उपाध्याय को लिखने में भी और बोलने में भी ज्यादा समय लगता। अब क्या करेंगे, इसको ओझा बना दिए। अब हम लोग उपाध्याय को ओझा कह करके काम चला लेते हैं। तो ये प्रयत्न मतलब हम जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में लघुता आ गया। अब ये उपाध्याय ओझा जी बन गए। इसी तरह अगर आप देखिएगा मास्टर साहब, मास्टर साहब हम लोग कहते हैं, मास्टर साहब को अब आजकल क्या कहा जाने लगा, मास्टर साहब को, मास्टर साहब आजकल बन गए हैं मास साहब। माँ सौ मास साहब अब ये बन गए हैं, ये मास्टर साहब अब ये मास साहब हो गए हैं, है ना। पंडित जी, पहले पंडित जी बोलते थे हम लोग, पंडित जी। अब यहां से आप देखिएगा कि ये तो का प्रयोग हम लोग छोड़ दिए हैं, अब पंडित जी सीधे कहते हैं, पंडित जी। क्यों, लघुता लाना है हमको, कम बोलना है, हम ज्यादा नहीं, ज्यादा ध्वनियों को नहीं प्रयोग करेंगे, कुछ ही में काम चला लेंगे, पंडित जी कह देंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बोलने में आसान लगे, बोलने में
हमें आसान लगे। जैसे कुछ कुछ शब्द जो संस्कृत निष्ठ है, क्लिष्ट शब्द जिसको कहते हैं, संस्कृत निष्ठ शब्द जो क्लिष्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपने हिसाब से उच्चारण कर लेते हैं। जैसे अगर ग्रहण कहते हैं ना, ग्रहण ऐसे लिखते हैं, अब इसको हम लोग अपनी भाषा में ग्रहण कह देंगे। अब देखिए, ग्रहण में ऐसे बोलना उचित नहीं, मतलब नहीं बोल पा रहे हैं तो हम ग्रहण कह देते हैं, है ना। कभी कभी तो ग्रहण भी कह देते हैं, गिरहन। अच्छा, जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है कि उम्र है, उम्र को हम लोग क्या कह देते हैं, उमिर, है ना। तो ये क्या है, ये जो है शब्द को सरल बना दिया गया, है ना, कठिन से सरल बना दिया गया। तो ये सभी चीजें आंतरिक प्रयत्न के अंतर्गत आएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और भी जो आंतरिक प्रयत्न में आ सकते हैं। जैसे देखिए, कभी कभी क्या है कि हमारा ध्यान भटक जाता है। ध्यान भटक जाना मतलब आपस में कभी बात कर रहे होते हैं और उस दौरान कोई हमारा मित्र या हमारे घर के सदस्य या हमारे क्लास में टीचर बोलते हैं और हम सुन नहीं पाते हैं। तो उस अब वो बोल रहे हैं कुतुब मीनार, तो हम, मेरा दिमाग में कुछ और चल रहा है और हम कहते कुत्ता भी मीनार। तो ध्यान की कमी है, एक कारण ये भी है ध्यान की कमी। अब हम वहां कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं कक्षा में, शिक्षक बता रहे हैं कुतुब मीनार के विषय में। शिक्षक क्या बता रहे हैं, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, और हमारा ध्यान खिड़की से बाहर है। सर पूछे क्या, तो कुत्ता बीमार है। कुत्ता क्या है, बीमार है। हमसे पूछा जाएगा, हम क्या कह देंगे, सर कुत्ता बीमार के बारे में बता रहे हैं। ये क्यों हुआ, तो ध्यान की कमी, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम सुने नहीं, और सुनने के अभाव के कारण अब हम परिवर्तन कर दिए इसके अर्थ में, है ना। तो जहां शब्द या अर्थ या किसी भी चीज में परिवर्तन हो रहा है, तो वो ध्यान की कमी के कारण भी परिवर्तन हो जाता है ना। अब क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि अनुकरण हम नहीं कर पाते, क्योंकि आप जानते हैं ना कि भाषा की अगर विशेषता आप पढ़े हैं, हम लोग सब पढ़े हैं, देखे हैं इसमें कि भाषा परिवर्तनशील के अलावा क्या है, परिवर्तनशील के अलावा ये अनुकरणीय है। हम इसको सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। अनुकरण कैसे होता है, तो अनुकरण सुन करके करते हैं हम लोग, अनुकरण सुन करके अनुकरण करते हैं, करके अनुकरण करते हैं। समझ रहे हैं बात को। जैसे अगर उदाहरण मैं दूं, बच्चा, अगर कोई छोटा बच्चा है, 1 से 1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल का बच्चा, अगर आप उसके कुछ सिखा रहे हैं आ पापा मम्मी इत्यादि, तो वो सुनता है पहले। सुनने के बाद जिन शब्दों को या जिन वर्णों को, अक्षरों को, आ, पा, पा, मा, इस तरह से अगर आप उसको सिखाते हैं, तो ये सीखता है, सुन करके सीखता है, और सुनता है पहले, फिर उसका उच्चारण करने का प्रयास करता है। और एक ऐसी स्थिति आती है जब वह इन अलग अलग वर्णों को एक साथ बोल करके पापा मम्मा शब्द बना करके बोलने लगता है। तो हम जो भाषा को सीखते हैं वो अनुकरणीय है, तो अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। अब यहां देखिए ये कैसे कारण बन गया परिवर्तन का। इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम गलत अनुकरण कर लेते हैं, गलत अनुकरण। अब गलत अनुकरण कर लेंगे तो हम गलत सीखेंगे। अब गलत सीखने का परिणाम क्या होगा कि अब हम गलत प्रयोग करते रहेंगे और वो धीरे धीरे एक बार रूढ़ हो जाएगा और वही गलत प्रचलित हो जाए, है ना। तो एक तरह से ये अनुकरणीय है, और ये अनुकरण में अगर कमी हो गया, अगर अनुकरण अपूर्ण रह गया, तो ये एक कारण बन सकता, ठीक है। तो ये रहा कुछ
कारण जो अभ्यंतर प्रयत्न के कारण है, जो भीतरी प्रयत्न है, जिसके कारण ये परिवर्तन होते हैं भाषाओं में। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कुछ बाहरी परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन। बाह्य परिवर्तन को देख करके फिर हम लोग बढ़ेंगे अर्थ परिवर्तन की तरफ, ठीक है। बाह्य परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन के अंतर्गत भी दो चार पॉइंट है। जैसे देखिए, एक तो भौतिक वातावरण के कारण भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और हम भाषा को बोलने में या भाषा के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है भौतिक कारणों से भी, ठीक है, भौतिक वातावरण के कारण से। अब दूसरी बात है, जैसे अब भौतिक वातावरण में जैसे मान लेते हैं कि देखिए मैदानी इलाकों में जैसे अगर देखेंगे तो आप लोग संख्या एक जगहों पर अधिक संख्या होती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में अगर बात करें तो अलग अलग जगहों पे मान लेते हैं कि कुछ थोड़ी सी संख्या यहाँ है, थोड़ी सी संख्या इस पहाड़ी पर यहाँ है, यहाँ, तो इनका आपस में संपर्क बहुत मुश्किल से हो पाता है। इसलिए इस ग्रुप में कुछ भाषाएं बोली जाती है, इस ग्रुप में कुछ, इस ग्रुप में कुछ, इस ग्रुप में कुछ। तो पहाड़ी इलाकों में देखिएगा कि थोड़ी अंतराल पर भाषाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन मैदानी इलाकों में ये चीज कमी, ये चीज को कम देखने को मिलता है, ठीक है। जो भौतिक वातावरण, अब सांस्कृतिक प्रभाव के कारण भी बाह्य परिवर्तन होता है। सांस्कृतिक प्रभाव से भी बाह्य परिवर्तन होता है, ठीक है। और व्यक्ति, व्यक्ति के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति, व्यक्ति की जो क्या कह सकते हैं उसको, प्रभाव, व्यक्ति का जो प्रभाव है, अगर कोई व्यक्ति एक मान लीजिए आइडल है किसी समाज का, किसी राष्ट्र का, यदि वह कोई एक शब्द, नया शब्द प्रचलित कर दे तो उसके पीछे वह शब्द उनके अनुयायी या उनके चाहने वाले या पूरा समाज प्रयोग करने लगता है ना। तो ये व्यक्ति का प्रभाव भी है कि यदि वह कोई नया शब्द समाज में लेके आ जाए तो समाज उसका सहर्ष स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह व्यक्ति से प्रभावित है। तो ये सभी कुछ कारण हैं जो कि बाह्य परिवर्तन है, ये बाहरी कारण से भाषाओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए, तो अब इस प्रकार अब हम भाषाओं में परिवर्तन के कारण को देख चुके हैं, और ये परिवर्तन सभी रूपों पर देखा जाता है, ठीक है। चाहे वह ध्वनि हो, चाहे वह शब्द हो, चाहे रूप हो, चाहे वाक्य हो, चाहे अर्थ हो। अब हम लोग मूल अर्थ परिवर्तन को देखेंगे, ठीक है। मूल हमारा उद्देश्य है अर्थ परिवर्तन को, और ये अर्थ परिवर्तन हम एकेडमिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ठीक है। अर्थ परिवर्तन, सबसे पहले तो अर्थ परिवर्तन क्या है, इसमें क्या होता है, अर्थ परिवर्तन होता कैसे है, इन सभी चीजों को देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब आते हैं अर्थ परिवर्तन। हम लोग जानते हैं कि भाषा का प्रयोग क्यों होता है, भाषा का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। भाषा का प्रयोग हम लोग अभिव्यक्ति, अपनी अभिव्यक्ति, अपनी अभिव्यक्ति के लिए करते हैं ना, अभिव्यक्ति के लिए करते हैं। अब हम क्या अभिव्यक्त करेंगे, हम क्या अभिव्यक्त करना चाहते हैं। ये जो हम लिखे हैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए करते हैं, तो ये क्या अभिव्यक्त करना चाहते हैं, अपने मन के भाव विचार। ये भाव विचार में क्या होता है, कोई अर्थ छुपा हुआ होता है। तो अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। अब अर्थ परिवर्तन की यदि कोई मूल रूप से अगर परिभाषा अगर देखा जाए तो मूल रूप से इसका कोई सटीक परिभाषा बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ प्रयास के बाद
यह कहा जा सकता है कि, या ऐसे कह सकते हैं कि ब्लूमफील्ड एक भाषा वैज्ञानिक हैं। उनके द्वारा यह कहा गया है कथन कि किसी भी भाषिक इकाई को सुनकर, ये उनके द्वारा परिभाषा दिया गया है कि किसी भी भाषिक इकाई को सुनकर, किसी भी भाषिक इकाई को सुनकर या पढ़कर, भाषिक इकाई को सुनकर या पढ़कर उस भाषा के जानकार जो जानकार को जो मानसिक प्रतीति होती है, जो मानसिक प्रतीति होती है, वही उसका अर्थ है, वही उसका अर्थ है। अब कहिएगा इसका क्या अर्थ निकला सर ये परिभाषा का, है ना? तो इस परिभाषा का क्या अर्थ निकला? अब इसको आप पढ़िए। किसी भी भाषिक इकाई को सुनते हैं, जब हम किसी भाषा का कोई शब्द सुनते हैं या कोई वाक्य सुनते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को सुनते हैं या उसको पढ़ते हैं, तो उस भाषा को यदि आप समझ रहे हैं, जो जानकार है, चूंकि अगर हिंदी आप पढ़ रहे हैं, हिंदी समझ रहे हैं तभी पढ़ रहे हैं और उस भाषा के जानकार हैं, तो उसके बाद जो आप उस शब्द को सुन करके या पढ़ करके जो परिकल्पना अपने मन में बनाए, वही उसका अर्थ है। यदि मैं कहूं बेंच, बेंच, ठीक है, बेंच शब्द सुनकर के आपने अपने मन में क्या परिकल्पना बनाया? बेंच को सुनने के बाद क्या परिकल्पना बना? कि एक ऐसा चार टांगों वाला वस्तु होगा जिस पर बैठने का काम किया जाता होगा, है ना? जिस पर बैठने का काम, जिसे बैठने के प्रयोग में लाया जाता है, ये बेंच हुआ। या मैं कहूं कलम, कलम सुनकर के आपने क्या परिकल्पना बनाया, अपने मन में क्या अर्थ लिया? कि कोई लिखने वाला वस्तु, जिसका ऐसा वस्तु जिसका नी आगे से अगला पॉइंट एकदम पतला हो, ठीक है, जिसे पकड़ करके लिखा जा सकता है। तो ये जो आप परिकल्पना बनाए हैं, वही उसका अर्थ है ना? और जब कभी कभी क्या होता है कि जो भाषिक इकाई है, भाषिक इकाई उसमें कुछ कुछ शब्द का अर्थ समान नहीं निकलेगा, ठीक है ना? जैसे एक उदाहरण अगर मैं दूं, भाषिक इकाई का कोई शब्द है, वो हमेशा समान नहीं निकलता है। जैसे एक उदाहरण हम देते हैं, प्रवीण, प्रवीण, ये प्रवीण क्या है? प्रवीण का अर्थ होता है जो बीना बजाने में पारंगत हो, या जो बीना बजाने में कुशल हो, चतुर हो, जो वीणा, वीणा तो आप जान रहे हैं, बीना बजाने में चतुर हो, या ऐसे कह सकते हैं जो पारंगत हो, कुशल हो, ठीक है, इसका। लेकिन अब क्या है कि ये अब प्रवीण जो है मात्र बीना बजाने के लिए प्रयोग में नहीं होता, अब है कि किसी भी काम में कुशल, कुशल हो गया या चतुर है,
तो वो प्रवीण है। ठीक है, अब इसको बीना बजाने के संदर्भ में नहीं लिया जाता है, अब इसका कोई मतलब नहीं, बीना से इसका कोई संबंध नहीं है। अब केवल ये चतुर है, मतलब ये मान लीजिए कि कह सकते हैं कि क्रिकेट खेलने में कुशल है, प्रवीण है, ये चित्रकारी में प्रवीण है, ये संगीत कला में प्रवीण है ना। ये प्रवीण अर्थ मतलब कुशल चतुर के संदर्भ में लिया जाने लगा, है ना। तो ये एक परिवर्तन के रूप में ही है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अर्थ परिवर्तन किन किन कारणों से हो सकते हैं और उनका आधार क्या है। तो आधार यदि हम स्वरूप की दृष्टि से देखें, स्वरूप की दृष्टि से स्वरूप की दृष्टि से यदि देखें तो इसमें तीन कारण हैं। स्वरूप की दृष्टि से तीन कारण हैं। एक तो अर्थ का संकोच हो जाता है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि अर्थ का विस्तार हो जाए। एक और है अर्थ का अर्थादेश, ठीक है, ये अर्थादेश। तीनों स्वरूप की दृष्टि से अर्थ परिवर्तन के कारण। बारी बारी देखिए कि क्या है ये। अर्थ का संकोच क्या है, अर्थ का विस्तार क्या है। संकोच मतलब संकुचित कर देना, सीमित कर देना, संकुचित करना आप लिख सकते हैं, या सीमित कर देना, ठीक है, सीमित करना। विस्तार तो समझ ही रहे हैं, फैला देना, फैलाना। चलिए देखते हैं अर्थ संकोच। अर्थ संकोच क्या है। जब कोई भाषिक इकाई मतलब जो शब्द है या वर्ण है, भाषिक इकाई, भाषा की इकाई, भाषिक इकाई हुआ, भाषा की कोई इकाई का अर्थ, भाषिक इकाई का जो अर्थ है वो पहले की तुलना में संकुचित हो जाए। भाषिक इकाई का अर्थ पहले से संकुचित हो जाए, पहले से संकुचित हो जाए, अर्थात सीमित हो जाए, सीमित, संकुचित या सीमित हो जाए। मतलब जैसे उसके अर्थ में पहले विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में या एक से अधिक अर्थों में लिया जा सकता था, लेकिन अब क्या है कि केवल एक अर्थ में, अब क्या है, एक अर्थ में लिया जाएगा। अब एक अर्थ में, जैसे यदि मैं मृग का उदाहरण दूं तो मृग पहले पशुओं के लिए होता था, पशुओं के समूह के लिए, पशु, पूरे पशु समाज के लिए मृग प्रयोग होता था, और उनके राजा मृग राज होते थे, ठीक है ना, मृग राज होते थे। लेकिन अब मृग कहने से केवल हिरण का ही बोध होता है। अब केवल हिरण ही हो गया ये मृग, पूरे पशु के लिए नहीं प्रयुक्त होता है, तो संकुचित हुआ ना। वो किसी समाज को संदर्भित नहीं करके केवल एक व्यक्ति को संदर्भित करने लगा। एक व्यक्ति नहीं, मतलब एक पशु को संदर्भित करने लगा, वो पशु समाज से हटा दिया गया उस अर्थ को, केवल एक विशेष पशु के लिए संदर्भित होने लगा मृग, है ना। अब देखिए इसी तरह से और भी कुछ शब्द हैं, जैसे पंकज। पंकज आप जानते हैं, पंख मतलब क्या होता है, कीचड़, और जौ इसमें जो है जन्मने वाला, कीचड़ में जन्मने वाला, जन्मने वाला, कीचड़ में जन्मने वाला। अब इसका एक ही अर्थ लिया जा रहा है, कमल। क्यों, कमल ही केवल कीचड़ में जन्मता है? नहीं, बहुत सारे चीजें, जलीय जीव, आप जो, ये सभी तो कीड़ा मकोड़ा, ये सभी तो पंकज ही हैं, ये सब तो कीचड़ में ही जन्मते हैं ना। कीचड़ में और भी पौधे हो सकते हैं जो कीचड़ में जन्मने वाले होंगे। जलज,
आप जलज कहते होंगे, जल में जन्मने वाला, जल में जन्मने वाला। अब देखिए इसके लिए भी आप कमल कहते हैं। क्यों? केवल कमल ही तालाब में जन्मता है, जल में जन्मता है? ये मखान भी तो, हम लोग जो मखान खाते हैं ये भी तो जल में जन्मता है। हम लोग जो सिंघाड़ा एक आता है अ, वो भी तो जो है तो जल में ही जन्मने वाला है। तो क्या ये जलज नहीं हुआ? लेकिन हम लोग क्या किए कि कमल एक रूढ़ कर दिए, रूढ़ कर दिए कि ये कमल है मतलब ये जलज है मतलब कमल ही होगा, पंकज है मतलब कमल ही है ना। विद्या का अर्थ ही अगर देखें, विद्यार्थी जैसे कहते हैं हम लोग, तो विद्यार्थी में विद्या प्लस अर्थी है, जो विद्या को चाहने वाला, मतलब विद्या ज्ञान चाहने वाला, विद्या को चाहने वाला, ज्ञान चाहने वाला, ज्ञान का इच्छुक, ग्रहण करने वाला, ज्ञान को चाहने वाला या ज्ञान का इच्छुक। ज्ञान को चाहने वाला कह सकते हैं या ज्ञान का इच्छुक कह सकते हैं। तो ज्ञान लेने का कोई सीमा नहीं है, ज्ञान लेने का कोई उम्र का सीमा नहीं है कि आप 20 साल के अंदर में ही ज्ञान ले सकते हैं। 50 साल का व्यक्ति भी ज्ञान ले सकता है, विद्या का इच्छुक है, विद्या को चाहने वाला है तो विद्यार्थी है। लेकिन अब विद्यार्थी का संदर्भ क्या है? केवल स्कूल कॉलेज के छात्रों के लिए है, स्कूल कॉलेज के छात्रों के लिए है ना। तो देखिए ये अर्थ का संकोच हो गया, यहाँ अर्थ संकुचित हुआ ना। तो आपको बस यही लिखना है, अर्थ संकोच में क्या होता है, मतलब किसी भाषिक इकाई का अर्थ पहले से संकुचित हो जाना, क्या कहलाएगा? अर्थ संकोच कहला जाएगा। अब आते हैं अर्थ विस्तार पर। अर्थ का विस्तार, अर्थ विस्तार में अर्थ विस्तार में आप देखिएगा कि इसका जो क्षेत्र है फैल जाता है, मतलब ये अर्थ संकोच का बिल्कुल उल्टा है। ये क्या है? अर्थ संकोच का उल्टा। ठीक है, इसमें शब्दों का अर्थ, शब्द का अर्थ एक से अधिक हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे तेल, ये पहले केवल तिल का तेल था, तिल का तेल के लिए प्रयुक्त होता था। लेकिन आज तेल अगर कह दें तो तेल आज के लिए सरसों का तेल है, तिल तो है ही, तीसी है, सोयाबीन है ना, बादाम है, सूर्यमुखी है, इन सभी का ये तेल बनता है और ये तेल में ही आते हैं। कभी कभी कुछ उदाहरण आपको मुहावरे में देखने को भी मिल जाता है। मुहावरे में अगर आप देखिएगा कि कहते हैं कि मेरा तो तेल निकल गया, मेरा तो तेल निकल गया। अब ये क्या हो गया? तेल निकल गया मतलब, मान लीजिए अभी कोई कड़कती धूप है और किसी को दौड़ा दीजिए, किसी काम के लिए मार्केट भेज दीजिए 15 किलोमीटर दूर साइकिल से, है ना। अब वो जाएगा और आएगा 2 घंटे बाद पसीना से तरबतर, पसीना से तरबतर रहेगा। ठीक है, 2 घंटे बाद आया पसीना से तरबतर, पूछिएगा क्या हाल चाल है, कहेगा मेरा तो तेल निकल गया, ये धूप में गए हैं आए हैं, मेरा तो तेल निकल गया है। एक्चुअली उसको निकल क्या रहा है? पसीना। लेकिन ये पसीना की जगह पे क्या हो गया? तेल। तो तेल का अर्थ क्या हो गया?
विस्तार हो गया। तो ये अर्थ विस्तार के कारण भी, मतलब अर्थ जो विस्तार हो रहा है, अर्थ विस्तार के कारण भी अर्थ का परिवर्तन हो जाता है। स्पष्ट है? इसी तरह सब्जी है, एक और सब्जी, सब्जी लीजिए। अब ये सब्जी केवल हरी पत्ती वाली सब्जी, हरी रंग की सब्जी के लिए था। हरी रंग की सब्जी जिसका रंग हरा हो, चाहे वह पालक साग हो, भिंडी का रंग हरा है, ठीक है। तो इस तरह से जो हरे रंग की सब्जी है वो केवल सब्जी। लेकिन अब क्या है ना कि आलू भी सब्जी ही है, प्याज भी सब्जी ही है ना। आप जैसे लौकी भी सब्जी है, क्योंकि वो लौकी भी थोड़ी बहुत हरी है। अब जैसे उदाहरण अगर लेते हैं जो जिसमें हरापन नहीं है, हरापन नहीं है, जैसे बैंगन है, वो नीला होता है या सफेद है, तो ये नीला या सफेद है लेकिन इसको भी सब्जी कहते हैं। साग है लाल वाला, लेकिन इसको सब्जी कहेंगे। टमाटर है लाल है, लेकिन इसको सब्जी कहते हैं। तो सब्जी सब जो हरी रंग की थी वो अब क्या है, सभी रंग के लिए प्रयुक्त होने लगी। तो ये क्या हुआ, अर्थ का विस्तार हो गया। ठीक है, अर्थ का विस्तार इस तरह से। अच्छा, अब देखिए एक और शब्द का आप उदाहरण दे सकते हैं, अभ्यास। पहले अभ्यास किस अर्थ में प्रयुक्त होता था? तो अभ्यास पहले होता था बाण चलाने के लिए, कि बाण चलाने के लिए योद्धा राजकुमार आदि बार बार अभ्यास करते थे। लेकिन अब ये अभ्यास किसी भी चीज के लिए प्रयुक्त होने लगा। बाण चलाने के संदर्भ में। लेकिन अब वर्तमान में ये किसी भी चीज के लिए, वर्तमान में किसी भी चीज के लिए प्रयुक्त होता है, किसी भी चीज के लिए प्रयुक्त होता है। क्लियर है? किसी भी चीज के लिए प्रयुक्त, जैसे मैथ का अभ्यास कर रहे हैं आप, बार बार मैथ का एक चैप्टर बना रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, गणित का अभ्यास, गणित का अभ्यास, संगीत का अभ्यास, संगीत का अभ्यास, है ना, खेल का अभ्यास कर रहे हैं आप। तो ये अभ्यास अब केवल बाण चलाने के लिए नहीं रह करके किसी भी चीज का बार बार अगर आप दोहराव कर रहे हैं, ये किसी भी चीज का पुनरावृत्ति कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, पुनरावृत्ति अगर किए आप अभ्यास करने लगे, चाहे वह पढ़ाई के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, चित्रकारी के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, वो अभ्यास हो गया। तो ये क्या हो गया, अर्थ का विस्तार हो गया। अब एक और पॉइंट है, अर्थादेश। अर्थादेश, इसमें क्या होता है कि कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसा शब्द जिसका प्रयोग हम, जिसका अर्थ, प्रयोग नहीं, जिसका अर्थ पहले कुछ लेते थे, पहले कुछ लेते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, लेकिन अब आज के दौर में, आज के दौर में उस अर्थ से भिन्न ही कोई अर्थ लेते हैं, उस अर्थ से अलग अर्थ लेते हैं, उसका कोई संबंध ही नहीं रह जाता, अलग अर्थ लेते हैं, उस अर्थ से अलग अर्थ लेते हैं। ठीक है, अब एक उदाहरण देखिए, भविष्यवाणी जैसे कहते हैं, भविष्यवाणी कहते हैं आकाशवाणी, आकाशवाणी।
आकाशवाणी क्या थी? पहले देव आकाश में रहने वाले लोगों की वाणी, तो आकाश में रहने वाले देवताओं की वाणी से लिया जाता था। देवताओं की वाणी होती थी आकाशवाणी, है ना। आकाशवाणी हुई, स्वप्न में कहा गया, देवता हमें दर्शन दिया, आकाशवाणी हुई कि फलाना फलाना आशीर्वाद तुम्हें मिलता है, ठीक है। ये आकाशवाणी देवों की वाणी हुआ करती थी। लेकिन अब आकाशवाणी क्या हो गया है? ऑल इंडिया रेडियो। अब ये आकाशवाणी का अर्थ हो गया है ना। ऐसे ही और भी शब्द है, जैसे एक अर्थ और जैसे एक शब्द और, जैसे इसमें दुहिता कह सकते हैं। दुहिता क्या है? कि दूध दूहने वाली लड़की या स्त्री। ये उसका काम था, दूध दूहने का काम। इस काम को जो करे वो दुहिता है। लेकिन अब दुहिता किसके लिए लिया जाता है? बेटी के लिए। चाहे वह ये काम करे या ना करे, ये बेटी के अर्थ में दुहिता हो गया। ये काम करे या ना करे, वो दुहिता बेटी ही है। मतलब बेटी के अर्थ में अब दुहिता प्रयोग होने लगा, इससे अब इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है। तटस्थ एक शब्द है, तटस्थ। तटस्थ का क्या अर्थ है? तट के किनारे, मतलब जैसे नदी है, नदी के किनारे तट पर रहने वाले, है ना, तट पर स्थित। तट पर स्थित, तट नदी के तट पर स्थित। लेकिन अब तटस्थ क्या हो गया? कि किसी का पक्ष नहीं लेना, है ना। किसी का पक्ष नहीं लेना, पक्ष ना लेना। आप निष्पक्ष हैं, है ना। आप निष्पक्ष हैं, न इधर के हैं, न इस आदमी के सपोर्ट में है, न इस आदमी के सपोर्ट है। आप न्याय के सपोर्ट में हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं। ठीक है। ये अगर आपका मित्र भी है तो आप इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये आपका दुश्मन भी है फिर भी आप इसके साथ मिलकर के इसको हरा नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, न्याय तो न्याय, तुम गलत किया तो गलत किया, तुम सही किया तो सही किया। आप निष्पक्ष हो गए, तो तटस्थ हो गए। तो ये रहा स्वरूप की दृष्टि से कुछ परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन के कारण, कुछ अर्थ परिवर्तन के कारण। ठीक है। स्वरूप की दृष्टि से अर्थ परिवर्तन के कारण। अब हम अगले वीडियो में कुछ अन्य कारणों को देखेंगे, अर्थ परिवर्तन के अन्य कारण को। तो फिलहाल के लिए इतना ही, यहीं पे रखते हैं। आप सभी से आग्रह है कि नए छात्र जो भी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और अगले क्लास में अर्थ परिवर्तन के अन्य कारणों को देखेंगे। और फिलहाल के लिए इतना ही रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।